हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोटेस आईएएस में। मित्रों दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ समय से हम भारत के आसपास एक अस्थिरता का माहौल देख रहे हैं, खासकर भारत के जो पड़ोसी देश हैं। और पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम में अब बारी नेपाल की थी, तो लोग अब यही प्रश्न उठा रहे हैं, अब अगली बारी किसकी। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर ध्यान में रखते हुए, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक या एक महत्वपूर्ण विषय के साथ हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे कि नेपाल का जो घटनाक्रम है वो भारतीय राजनीति के लिए क्या एक सबक बन सकता है। नेपाल का जो घटनाक्रम है वो भारतीय राजनीति के लिए क्या एक सबक बन सकता है। नेपाल की यदि मैं आपसे बात करूं तो नेपाल के कुछ मुद्दे थे और उन मुद्दों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था भ्रष्टाचार, एक महत्वपूर्ण मुद्दा था बेरोजगारी और युवाओं का असंतोष। युवाओं का असंतोष तो युवाओं का एक वर्ग आता है जिसे ज़ैंग-ज़ी कहा जाता है, जिसे ज़ैंग-ज़ी कहा जाता है, ज़ैंग-ज़ी कहा जाता है, ज़ैंग-ज़ी। तो मेरा आपसे सिर्फ ये एक ही सवाल है, नेपाल में पिछले कुछ दिनों में जो हमने घटनाक्रम देखा, वहां पर जो सत्ता का परिवर्तन हुआ और कैसे जनता राष्ट्रपति भवन को धू-धू करके जला देती है। प्रधानमंत्री केपी ओली साहब को देश छोड़कर उल्टे पांव भागना पड़ता है और पता नहीं कहां किस देश में उन्होंने शरण ली होगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से कई सारे मंत्रियों के घर जला दिए, बंगले जला दिए और स्थिति तो ये हो गई कि कुछ मामलों में सेना तक पीछे हट गई। बड़े बहुत प्रयासों के बाद अब स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में है, लेकिन बात ये आती है कि ये जो मैं आपके सामने मुद्दा लेके आया हूं कि नेपाल का जो घटनाक्रम है वो भारतीय राजनीति के लिए एक सबक कैसे हो सकता है। यदि पूरी बातों को एक नट ग्लांस में यदि देखने का मैं प्रयास करूं तो 2008 के बाद नेपाल में राजाशाही का अंत होता है और उसके बाद 2025 तक 8 बार से ज्यादा नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया। नेपाल में घूम फिर के वही जो मंत्री थे, वही जो है घूम फिर के जो है उनकी सरकारें बनने लगी और जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण नेपाल के प्रधानमंत्री नेता हुए, जैसे पुष्प कुमार दहल प्रचंड, ठीक इसी प्रकार जो मधेसी समुदाय से थे यादव, ठीक इसी प्रकार जो ओपी शर्मा कोली, ये जितने भी थे ये भारत का घोर विरोध करते थे। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लिपुलेख, काला पानी और काली नदी का क्षेत्र। नेपाल ने 2015 में अपना संविधान बनाया, नेपाल ने अपना नया मैप बनाया और उसमें लिपुलेख जो है नेपाल को के अंदर दिखा दिया, जबकि लिपुलेख में तो कोई विवाद ही नहीं था। वहां के नेताओं के द्वारा ये भी बयान दिया गया कि श्री राम तो नेपाल के हैं, वो उनका तो भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। वहां के नेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया कि बुद्ध जो है वो भी नेपाल के हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमको यहां पर देखने को मिला, जो भारत का नेपाल के साथ जो संबंध थे, जिसमें हमें एक बड़ा तनाव देखने को मिला। पहली बार ये पिछले 70 सालों के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। यहां पर एक नदी बहती है, इसे काली नदी कहते हैं और यहीं पर एक मार्ग जाता है मानसरोवर के लिए, जिसे लिपुलेख दर्रा कहते हैं। लिपुलेख दर्रा कहते हैं, यहाँ पर काली नदी बहती है। ये पूरा नेपाल है। इस नेपाल से 1751 किलोमीटर की बॉर्डर भारत के साथ लगती है। ये नेपाल जो है इसके साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है और वो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है
पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि नेपाल जिसके साथ हमारा व्यापारिक संबंध नहीं था, नेपाल के साथ हमारा राजनीतिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, नेपाल के साथ हमारा धार्मिक संबंध है, कल्चरल संबंध है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। जब देश आजाद हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत और नेपाल के बीच में सीमाएं नहीं होगी। यानी भारत जो है नेपाल और भारत और नेपाल के बीच में एक प्रकार से जैसे वीजा और पासपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण चीजों को रखा ही नहीं गया। नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र था और नेपाल के साथ भारत के जो संबंध है वो इतने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध है जिसे हम रोटी और बेटी के संबंध कहा जाता है। तो नेपाल में ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण है विचारधारा। धीरे 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 नेपाल में लेफ्टिस्ट और नेपाल में मार्क्सिस्ट जो है विचारधाराओं का वहां पर धीरे धीरे निर्यात किया गया टूल किट के माध्यम से। और एक समय आया जब नेपाल के राजा का विरोध बाहरी शक्तियों के द्वारा जानबूझकर जो है बढ़ाया गया। तो ऐसी स्थिति में वही समय देखने को मिला कि नेपाल के राजा को या तो भागना पड़ता या फिर उनकी हत्या कर दी जाती, लेकिन समझौते के माध्यम से रास्ता निकाला गया और लोकतंत्र का मार्ग अपनाया जनता ने। लेकिन ऐसा लोकतंत्र का क्या फायदा जिसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़े? ऐसे लोकतंत्र से क्या फायदा जिसमें लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा? और सबसे बड़ा, जब नेपाल की जो युवा जनता जिसमें जेनजी कहा जाता है, उन्होंने जब यह देखा, इस बात को देखा कि जो नेता हैं उनके जो बेटे हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी अच्छी जगहों के फोटो डाल रहे हैं और एक जिसे कह सकते हैं बहुत संपन्न आर्थिक जीवन को जीते हुए महंगी महंगी कार और महंगे महंगे जो है वस्तुओं के साथ जो है अपनी फोटो डाल रहे हैं। जब ये सारी चीजें नेपाल की जनता देख रही है कि सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है, कहीं पहली बार ए जो है प्रधानमंत्री बन जाता है, अगली बार बी बन जाता है, फिर सी बन जाता है, फिर जो है आपस में बदलते रहते हैं और उसके बाद ये स्थिति आती है कि भ्रष्टाचार वही अपनी जगह बना रहता है। इसी को लेकर मैं कुछ भारत के राज्य और भारत की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के कुछ राज्यों में यही स्थिति है, यानी भ्रष्टाचार बना हुआ है, सरकारें बदलती रहती हैं। तो ये भारत की जनता के लिए भी एक सबक है, भारत की, विशेषकर भारत की राजनीति के लिए एक सबक है कि यदि आपको अब सुधरना ही पड़ेगा। ये जो सफेद पोशाकधारी जो हमारे नेता हैं, इनको अब सुधरना ही पड़ेगा। बहुत साल पहले जेपी जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और यह नारा दिया था इंदिरा गांधी के लिए। और आप जानते हो जेपी मूवमेंट का क्या नतीजा निकला कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लगा दिया गया था, देश एक जेल खाना बन गया था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण हिंदी के कवि थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो सफेद वेशधारी या सफेद लिबासधारी जो हैं, यानी जो सफेद, यानी जैसे नेताओं के बारे में जो बात कही गई, देखिए हिंदी में तो बातें व्यंग और शब्दों के माध्यम से कही जाती है। तो एक हिंदी के महान साहित्यकार ने कहा कि ये जो नेता हैं सफेद लिबास वाले, यदि सड़कों पे ना उतरा जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। संसद आवारा हो जाएगी, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आवारा कौन सा पशु हो जाता है। ये हिंदी के एक महान साहित्यकार ने कहा। तो भारत में समय समय पर जनता ने कुछ कुछ प्रतिक्रिया दी हैं, ऐसा नहीं है। तो भारत की राजनीति के लिए यह एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है कि हमें जनता के असंतोष को उस सीमा तक नहीं पहुंचाना है कि जनता रोड पे उतर आए, जैसा कि हमने जेपी मूवमेंट पे देखा था। और देश की आजादी से पहले तो हमने कईयों बार देखा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में और तमाम नेताओं के नेतृत्व में। पर मैं बात कर रहा हूं देश की आजादी के बाद। आज बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बांग्लादेश की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है क्योंकि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में आ चुका है। शेख हसीना
जो थोड़ा बहुत भारत का समर्थन करती थी, वो भी बेचारी, उन बेचारी को भी कहीं ना कहीं भागना पड़ा, शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में सत्ता को हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ माना जाता है, क्योंकि एक द्वीप की मांग थी जहां पर अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता था। शेख हसीना ने मना कर दिया तो बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तित कर दी। आज बांग्लादेश आईएसआई और मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथ में है। क्या नेपाल में भी यही स्थिति हो सकती है? क्या सेना ने अपने हाथ में कमान ले रखी है? क्या आगे नेपाल में क्या स्थिति होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्या अब सैन्य शासन होगा नेपाल में? म्यांमार में तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि वहां सैन्य जो है शासन, जुनता शासन जो है आंग सान सू की द्वारा कितने सालों तक आंदोलन किया, लेकिन म्यांमार में वही स्थिति हमें देखने को मिलती है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, अभी कुछ समय पहले से हम देख रहे थे कि वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं। नोट जो है लोग बोरियों में भर के ला रहे हैं और उन्हें 1 किलो दाल चावल आटा नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। पाकिस्तान की स्थिति यह है, पाकिस्तान जब से आजाद हुआ तब से वहां पर कोई भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई है। लियाकत अली खान के बाद वहां पे जितने भी पाकिस्तान के प्रमुख प्रधानमंत्री बने, वो सिर्फ कठपुतली ही के रूप में ही कार्य करते रहे। पूरी कमांड सेना ने अपने हाथ में ले ली और आज भी पाकिस्तान में कठपुतली की तरह नेता काम करते हैं। पूरी कमांड सेना के हाथ में है। अफगानिस्तान की स्थिति तो आप लोग जानते ही हैं। तालिबान के बाद क्या हश्र हुआ, और 2001 में हमने देखा बामियान की मूर्तियों को ऐसे डायनामिट लगा के और कह के पहले से कि इतनी तारीख को इतने बजे ये बामियान में बुद्ध की मूर्तियां उनको तोड़ा जाएगा। पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी, लेकिन मजाल है कोई भी आकर चू कर सके। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता भारत के लिए चिंता का सबक बन सकती है। नेपाल से बहुत बड़ी जनता का माइग्रेशन भारत की ओर हो सकता है। इस अशांति और अस्थिरता के दौर में भारत को कहीं ना कहीं, भारत के लिए गंभीर कुछ जो है समस्याएं खड़ी हो सकती है। इस ओर हमें जरूर ध्यान से सोचना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को, या मैं आज इस बिंदु को आपके सामने लेकर आया हूं कि भारतीय राजनीति के लिए यह एक चैप्टर, यह एक सबक बन सकता है। आज भी हमारी जो राजनीति है, जो हमारी विधायिका कार्यपालिका, यानी जो हमारा सत्ता पक्ष है, इसको एक बार फिर सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र के मंदिर के जितने भी महत्वपूर्ण पुजारी हैं, जितने भी, यानी मैं पुजारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी लोकतंत्र के मंदिर, यानी मैं संसद की बात कर रहा हूं। यानी इस संसद के जितने भी सदस्य हैं, या राज्यों की विधानसभाओं के जितने भी सदस्य हैं, यानी जो भारतीय राजनीति के जितने भी लोग हैं, वो किसी भी दल के हो सकते हैं। उनको एक बार जरूर अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा, अपनी आत्मिक स्व की तरफ देखना पड़ेगा, अपनी सुचिता की तरफ देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा, यदि हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए तो जनता ऐसी है कि फिर वो जूते से या फिर किसी भी तरीके से बात कर सकती है। वो प्रधानमंत्री के बांग्लादेश में हमने देखा कि किस प्रकार जो है एक, जैसे कहते हैं, मानवता को शर्मसार कर दिया गया। शेख हसीना के कपड़े जो है वो लेकर वो प्रधानमंत्री निवास से लोग भाग रहे थे। कोई सोफा लेके भाग रहा था। कोई मानवता को शर्मसार किया गया। और ठीक वही चीज हमें नेपाल में देखने को मिल रही है कि नेपाल में राष्ट्रपति भवन जला दिया, प्रधानमंत्री निवास जला दिया। कई सारे नेताओं को बहुत बुरी तरीके से, कई सारे नेताओं को अपना, जिसे कह सकते हैं कि कई सारे नेताओं को रातों रात भागना पड़ा। कारण माना जाता है कि युवाओं में बहुत ज्यादा असंतोष था, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था। और फिर सरकार ने एक, जैसे कहते हैं ना, 1857 की क्रांति में माचिस की तीली का काम किया था, एक चिंगारी का काम किया था चर्बी वाले कारतूस ने। तो यहां भी कहा जा सकता है कि ये सोशल मीडिया पे बयान लगाना तो एक तात्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूस जैसा कारण था। वास्तविक कारण तो कुछ और था। यह भी कहा जाता है इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय ताकतों का योगदान था, विशेषकर चीन और अमेरिका।
और ये भी कहा जाता है कि इस नेपाल के ये जो युवाओं का आंदोलन था, जिसे ज़ेनज़ी नाम दिया गया, इसमें भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, युवाओं के असंतोष और नेताओं का मौज करना, मलाई पे मलाई खाते जा रहना, ये जो है सबसे बड़ा कारण माना गया। घूम फिर के हम सारे कारणों को जोड़कर कह सकते हैं कि नेपाल में असंतोष क्यों पनपा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी थी। अब भारत के लिए क्या स्थिति बन सकती है? चिंताजनक स्थिति बन सकती है। लेकिन आज का टॉपिक है कि भारतीय राजनीति के लिए एक सबक है। यदि हमने भ्रष्टाचार पे ध्यान नहीं दिया, यानी हमारे राजनेताओं ने यदि भ्रष्टाचार पे ध्यान नहीं दिया, पारदर्शिता पे ध्यान नहीं दिया, अपने गिरेबान पे झाँक कर नहीं देखा, तो मुझे जेपी जयप्रकाश नारायण के वो कथन याद आते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जनता कब अपने हाथ में जूता उठा ले, ये हम नेपाल की घटनाक्रम, ये हम बांग्लादेश के घटनाक्रम, ये हम श्रीलंका के घटनाक्रम, ये हम अन्य देशों के घटनाक्रम से देख सकते हैं। भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि अपना चाल चरित्र और जो अपना स्व है, वो कहीं ना कहीं शुचिता की ओर, पारदर्शिता की ओर रखना पड़ेगा। जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में लोकतांत्रिक मूल्य हैं, इसीलिए भारत कहीं ना कहीं अभी तक सुरक्षित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता विद्रोह नहीं कर सकती है। भारत की स्थिति कुछ अलग है। भारत में इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्यों का एक अलग अलग जो है प्रकार से कहीं ना कहीं बातें हैं। लेकिन हमने कुछ कुछ हमें घटनाएं देखने को मिली थी। जैसे किसान आंदोलन, हमें एक सरकार के खिलाफ एक बड़ा जो है विरोध देखने को मिला। उसमें कई सारी विदेशी ताकतें भी शामिल हो गई थी। ठीक इसी प्रकार शाहीन बाग का जो हमें आंदोलन देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है, जनता की जो प्रतिक्रिया है वो हमें समय समय पर हमें देखने को मिलती है। और वही मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति के लिए एक सबक है कि अब हमें स्व की तरफ ध्यान देखना पड़ेगा, राजनीतिक शुचिता की तरफ देखना पड़ेगा, हमें पारदर्शिता की तरफ देखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट आचरण है वो हमें राजनीति में ही दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा गुंडे, मवाली और सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, पांचवी फेल लोग हमें संसद में दिखाई देते हैं, राज्यों की विधानसभा में दिखाई देते हैं। ऐसा ना हो कि कभी ये जो जनता है, ये क्योंकि कभी जनता जो है वो लोकतंत्र का सबसे, जिसे कह सकते हैं कि जो अंतिम शक्ति है वो जनता में ही निहित होती है। और जनता जो है वह कहीं ना कहीं क्या कर दे, क्या परिस्थिति हो जाए, ये कोई नहीं जानता। तो एक बार हमें जरूर अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा, खासकर भारतीय राजनेताओं को, कि हमें अपनी राजनीतिक सोचता को कहीं ना कहीं सही तरीके से हमें अपनी राजनीतिक सोचता को कहीं ना कहीं सही तरीके से स्थापित करना पड़ेगा। और भारत की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां और ज्यादा पारदर्शी बने, भ्रष्टाचार से मुक्त हो और हमारी राजनीति पर कोई दोषारोपण ना कर पाए, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो, इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। और सबसे पहले जो पहल है वो कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। सत्ता तो परिवर्तित होती रहती है, लेकिन जनता का असंतोष वहीं का वहीं है। जब सत्ता परिवर्तित हुई, यानी पार्टी ए की सरकार आई तो भ्रष्टाचार, पार्टी बी की सरकार आई तो भ्रष्टाचार, तो जनता ऐसे समय में यही मान लेती है कि हमारे तो भाग्य में ही यही लिखा हुआ है कि सरकार किसी की भी आए, भ्रष्टाचार तो होना ही है। मैं इस स्थिति के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। भारत में ये स्थिति कहीं ना कहीं अभी कुछ राज्यों में देखने को मिल रही है, लेकिन मैं भारत के नेताओं की कहीं ना कहीं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, भारत के नेताओं का, कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं इस चीज की ओर कहीं ना कहीं आकर्षित होना चाहिए। और इस बात के लिए कहीं ना कहीं विशेष रूप से हमें सोचना पड़ेगा। राजनीतिक सु राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक सच्चरित्रता, राजनीतिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार और ये जो बेरोजगारी है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे प्रशासन में भी समस्या है, आज हमारी राजनीति में भी ये समस्या है। और पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये हमें संतुलन बना के रखना पड़ेगा, ताकि जनता का विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों पे बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, और इसीलिए मैं ये मुद्दा आपके सामने लेके आया था
कि ये जो नेपाल का घटनाक्रम है, ये भारतीय राजनीति के लिए एक सबक बन सकता है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातों को आपके सामने कहने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।